Hello everyone, welcome back to Tech Time Voyager. I hope everybody is doing well. Wish you a very happy new year. I hope that everybody accomplishes that they have projected for this following year. So in today's video, we are diving into a topic that has been increasingly relevant in the automotive world, which is EVs versus internal combustion engines versus the other alternative fuel vehicles. As you navigate through the plethora of the car options available today, it can be quite overwhelming. Let's break down the differences of each of these vehicle categories. So एक क्विक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बताऊंगा पहले कि इंटरनल कम्बशन इंजन्स, ईवीज और दूसरे फ्यूल व्हीकल्स में क्या डिफरेंसेस हैं. पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनल कम्बशन इंजन्स के बारे में. ये एक इंजन कैटेगरी है जिसमें एक इंजन का और एक फ्यूल सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है. जो फ्यूल जब हम बर्न करते हैं तो उससे कंबशन पैदा होता है जिससे इंजन में पावर मिलती है और कार जो होती है वो आगे की तरफ मूव करती है. ये एक बेसिक डिफरेंस है इंटरनल कंबशन इंजन का. हम इसमें बात करते हैं तो इसमें हमें आज के टाइम में इंडिया में 3 ऑप्शंस मेनली अवेलेबल हैं. एक है डीजल कैटेगरी, एक है पेट्रोल कैटेगरी, एक है सीएनजी कैटेगरी. अगर हम इसको आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पेट्रोल में हमें स्ट्रॉन्ग और माइल्ड हाइब्रिड में मिल जाता है, और सीएनजी की अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमें पेट्रोल और सीएनजी का कॉम्बिनेशन मिलता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. कार को हम स्टार्ट सीएनजी पे नहीं कर सकते. So this is the ICE engine. This is the basic summary of it. About the EV vehicles एक बैटरी पैक का यूज़ करते हैं. They require and they store the power in their batteries and they use an electric motor instead of an engine. और ये बैटरी पैक आपके मोटर्स को पावर करती है. ये डिपेंड करता है कि एक कार में कितने मोटर्स हैं. मेनली कार में इंडिया में एक ही मोटर मिलता है, लेकिन आप अगर यूएस वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आपको डुअल मोटर, ट्राई मोटर के भी ऑप्शंस मिलते हैं. पर इंडिया में अभी ये सीमित है एक सिंगल मोटर पे. शायद कोई कार्स आपको डुअल मोटर भी अब प्रोवाइड करवाए. अगर मैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स की बात करूं, उसमें ज़्यादा व्हीकल ऑप्शंस हमें है नहीं, बट मैं आपको एक को हाईलाइट करवाना चाहूँगा. वो है हाइड्रोजन कंबशन इंजन्स. ये भी इंटरनल कंबशन की ही कैटेगरी में आता है, बट इट्स अ बिट डिफरेंट एज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ both the EVs and an internal combustion engines, and it provides the best of both of the worlds. तो हाइड्रोजन कंबशन इंजन्स में हम अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ होता है. इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है. ये कंबशन के रूप में हाइड्रोजन को यूज़ करता है, और इसमें हम एक टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, उसको कहते हैं फ्यूल सेल्स. तो हाइड्रोजन जब कंबशन करता है तो इसमें हमें जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये चार्ज होते हैं, और ये तब जाके कार को पावर देता है आगे बढ़ने के लिए. ये हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है एज अ कंबशन में, पर ये हमें पानी देता है विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर द एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट. अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी अगर इतनी सस्टेनेबल है तो ये अभी प्रचलन में इतनी क्यों नहीं है. तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है ऑफ द फ्यूल व्हीकल्स. अब इसमें ही ब्रॉड कैटेगराइजेशन करेंगे अभी हम, और इनके बारे में अभी आगे बात करते हैं. अब अगर मैं आपको इसमें कैटेगराइजेशन करवाना चाहूँ कि आपको कौन सा ऑल्टरनेट लेना चाहिए, आपको फ्यूल ऑप्शंस में कौन सा लेना चाहिए. ब्लाइंडली फॉर द फर्स्ट कैटेगरी इज़ योर एसयूवी और एमपीवीज. अगर आपको एक एसयूवी या फिर एमपीवी चाहिए, ब्लाइंडली क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीजल पावर्ड पावर ट्रेन. This is the best option that you can get because डीजल इज रिकमेंडेड ड्यू टू हायर क्यूबिक कैपेसिटी. आपको इंडिया में जितनी भी डीजल कैपेसिटी की गाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ पे आपको एक हायर क्यूबिक कैपेसिटी मिलेगा, क्योंकि एक जो एसयूवी कार होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, और उसको रन करने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए. तो डेफिनेटली दैट एक्स्ट्रा क्यूबिक कैपेसिटी वुड बी कमिंग इन हैंड. और इंडिया में मुझे नहीं पता क्यों, बट एज कम्पेयर टू दी अदर कार्स इन द वर्ल्ड, आपको डीजल में आपको यहाँ पे ज़्यादा BHP मिलेगी, जिसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा. और अगर हम MPV की बात करें, इफ़ योर कार इज़ एक्सीडिंग एनीवेयर अराउंड 2000 सीसीज, आप ब्लाइंडली डीजल ले लीजिए. क्यों? क्योंकि आपको एक तो एक्स्ट्रा क्यूबिक कैपेसिटी मिलेगी, आपकी गाड़ी का साइज़ बढ़ जाएगा वहाँ पे. आपको नहीं पता, लेकिन जब आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, अगर वो गाड़ी फंस जाती है कहीं,
तो आपको जो उसकी पावर चाहिए होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गाड़ी को अपना वेट है, अपना वेट को ड्रैग करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा डीजल, और उसका माइलेज भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको एनवायरनमेंट का फैक्टर देखना है, आजकल की गाड़ियों में BS6 के आगे की गाड़ियों में एड ब्लू फीचर्स है, तो उससे कंबशन जो आ रहा है गाड़ी का, उस थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाता है। बट स्टिल आई वुड बी रिकमेंडिंग फॉर SUVs एंड MPVs ब्लाइंडली गो फॉर द डीजल कैटेगरी, और आपके पास और कोई ऑप्शन ज़्यादा है भी नहीं इंडिया में। अब आते हैं पेट्रोल इंजन्स पे। पेट्रोल इंजन्स में आपको इंडिया में मोस्टली 3 कैटेगरीज अवेलेबल है। आपको पेट्रोल में नॉर्मल कार मिलेगी, आपको हाइब्रिड में मिलेगी, और पेट्रोल प्लस CNG में मिलेगी। मैं आपको इनके डिफरेंसेस बता देता हूँ। बेसिकली जो पेट्रोल पे चलेगी वो तो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑन पेट्रोल कंबशन। जो आपको हाइब्रिड वेरिएंट मिलेगा उसमें आपको 2 कैटेगरीज ऑप्शन होती हैं, और ये है एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक माइल्ड हाइब्रिड। मैं आपको फटाफट इनमें डिफरेंसेस बता देता हूँ। एक माइल्ड हाइब्रिड में आप कार जब लेते हैं, पेट्रोल कार एक माइल्ड हाइब्रिड में लेते हैं, आपको उसमें एक 48 वोल्ट की बैटरी और अलग से मिलेगी, जिसमें वो आपको एक एडिशनल पावर देगी व्हेन यू आर क्रूजिंग ऑन द हाईवे। और जब आप अगर नेग्लिजिबल स्मॉल एरिया में जा रहे हो, या फिर आप बहुत कम स्पीड में चल रहे हो, देन द कार वुड बी रनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बैटरी पैक। तो इससे आपकी 2 चीज़ें हो जाती हैं। इससे एक तो आपको कंबशन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसमें आपको माइलेज डिसेंट मिल जाती है। आई वुड नॉट से दैट एक बहुत अलग ही कंपेरेबल टाइप ऑफ आपको वो मिलेगी माइलेज, बट इट इज़ ओके। एंड द सेकेंड इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। इसमें आपको एक बड़ा बैटरी पैक फीचर होता है, जिसमें आपको गाड़ी के हिसाब से आपको बैटरी पैक की अवेलेबिलिटी होगी। आई कैन नॉट नॉर्म एनी पर्टिकुलर रेंज ऑफ दैट बैटरी। इसमें आपकी स्मॉल रेंजेस पे गाड़ी थोड़ी और ज़्यादा लंबी चल सकती है, और इसमें वेन एवर यू वुड बी नीडिंग द पावर इन द कार, then the battery pack and the engine's power would be combined, and it would be giving you a nice range and an efficiency also. इसमें आपको माइलेजेस बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो ये है आपकी दोनों माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में अंतर। दी थर्ड कैटेगरी इज द पेट्रोल प्लस CNG। एवरीबडी नोज दैट आपको पेट्रोल में CNG का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है मैनुअल कार्स में, सो यू कैन गो ऑल्सो फॉर दैट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन दोनों कैटेगरीज में से कैसे आप एनलिस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कार्स लेनी है। पहले आप अपनी रनिंग देखिए, व्हाट इज़ योर डेली बेस्ड रनिंग। इफ़ योर डेली रनिंग इज़ 50 to 100 kilometers anywhere and you have a strong SUV or an MPV car, just go with the diesel category or prefer a petrol hybrid, strong hybrid powertrain cars for a decent mileage and cost effectiveness. If your running is below 50 kilometers, then you should preferably go for a strong hybrid or a mild hybrid, or a petrol plus CNG option is also available for optimal fuel efficiency. Now I would be coming to the topic that why didn't I recommend any EVs yet. मैं आपको इसके 5 कारण बताऊंगा। फर्स्ट इज द प्राइस। एक एक इंडियन आदमी जब एक गाड़ी लेता है वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेता है, रादर देन बीइंग इट अ लायबिलिटी। दे कीप इट एज द चाइल्ड। सो आपको जब आप गाड़ी लेने जाते हो, आप बहुत मेहनत के पैसे अपने लगाते हो, बट उस प्राइस रेंज में आज के टाइम में EVs बहुत कॉस्टली हैं, और उनकी इतनी ना ही आपको रेंज मिलेगी। फीचर्स वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बट फॉर एन आइडियल इंडियन माइंड आई वुड से दैट द प्राइस इज़ फार मोर हायर देन दैट। अगर मैं आपको रेंज की बात करूँ, इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, देन maximum a car that can provide you range is about 250 or 300 kilometers, no problem. When you have cruise for your 250 or 300 kilometers, you find a charging station, if you find a charging station, and if it is a fast charger, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 120 मिनट्स में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। जस्ट आइडियली आस्किंग दैट कि आप एक फ्यूल स्टेशन पे जहाँ पे 2 से 3 या 4 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, आप वहाँ पे 2 घंटे आप वहाँ पे क्या करेंगे। वहाँ पे कोई फास्ट चार्जर की अवेलेबिलिटी जहाँ पे है, वहाँ पे अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो उसकी एक तो रेंज भी बहुत कम हो जाएगी, एंड योर चार्जिंग टाइम गोज अ लॉट वे अप। सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एज यू नो दैट देर इज़ नॉट एनी अवेलेबिलिटी ऑफ मोर चार्जिंग स्टेशंस। आपको टेंशन और रहेगी कि आपकी बैटरी की, आपकी कार की जो बैटरी है उसकी पावर कम होती जा रही है, फिर आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। तो दैट इज़ वाई ऑल्सो। टाइम तो आपको पता ही है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन रिफ्यूलिंग एन EV व्हीकल। एंड द फिफ्थ
point is that the resale value of the vehicle. आप अगर कोई भी मारुति सुजुकी या फिर टोयोटा की कार लेते हैं, यू नो दैट आफ्टर 5 to 7 years ऑफ यूज एंड वेयर एंड टेयर आपको गाड़ी एक बहुत अच्छी रिकमेंडेड एक अमाउंट दे के जाती है, विच इज़ वेरी हाई. आप ईवी 1 साल ओन करो, आप उसको बेचने निकलोगे, आपको उसकी 50% भी कीमत नहीं मिलेगी, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है. तो इंडियंस, मैंने बोला आपको कि दे ट्रीट इट एज एन एसेट रादर देन द लाइबिलिटी. सो दैट इज़ वाई आई वुड नॉट बी रिकमेंडिंग एनी ईवीज राइट नाउ. ईवीज में आपको गाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी इंडिया में. एमजी में मिलती है आपको, टाटा की नेक्सॉन मिलती है, और BMW वगैरह ये सब लग्जरी लाइंस हैं. तो अभी ईवी का मार्केट इतना सस्टेनेबल नहीं है. अभी मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने. So the government of India is taking steps to promote electric vehicles through the faster adoption and manufacturing of electric vehicles, which is abbreviated as FAME initiative. So it has also allocated 795 crores something to encourage the manufacturing and sales of EVs. While this is a positive step, there are still challenges to overcome before EV becomes even mainstream in India. So that is why I would not be recommending an EV right now. And if you think that it is viable for you, अगर आपकी रनिंग इतनी है ही नहीं, अगर आपको इतनी टेंशन ही नहीं है कि आपको एकदम इमीडिएटली कहीं पे भी निकलना पड़ सकता है, तो यू कैन इवन बाय एन ईवी. बट फॉर नाउ आई विल से दैट यू शुड नॉट कंसिडर बाइंग एन ईवी. But I think that our government is trying and giving it hard efforts. So अगर जैसे ही कोई भी चेंज आएगा, then I will refer that to you. Now as I told you about the hydrogen powered cars कि ये इतनी प्रचलन में क्यों नहीं है, इसका मेन रीज़न है इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है. अगर हम एज एन एग्जांपल 100 वॉटेज लेते हैं, तो जैसे 100 वॉट्स की जो पावर का एनर्जी वेक्टर ट्रांजिशन है, 75 वॉट्स हाइड्रोजन जनरेशन रह जाता है जब इसका एनर्जी वेक्टर ट्रांजिशन होता है. फिर वो पावर घट के 65 वॉट्स पे आ जाती है जब हाइड्रोजन का कंप्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब अगर आप फ्यूल सेल में, जब मैंने आपको जैसे बताया था कंबशन के टाइम में फ्यूल सेल के अंदर पावर जाती है, तो वो रह जाता है 100 to 40 वॉट्स का जो पावर ट्रांजिशन है वो फ्यूल सेल कन्वर्जन में चला जाता है. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर बचती है वो सिर्फ और सिर्फ 38 वॉट्स की बचती है, जो हमें एक बहुत मिनिमल स्टैंडर्ड है एक ड्राइविंग के लिए. तो जब हम ईवी व्हीकल्स की बात करते हैं, सो वी शुड नो दैट व्हाई इट इज़ इनटू द करंट मार्केट राइट नाउ, बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी. ईवी व्हीकल्स आर मोर एफिशिएंट देन द हाइड्रोजन व्हीकल्स. हाउ? अगर हम सेम एग्जांपल लें, 100 वॉट्स लें हम, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं तब उसमें 95 वॉट्स बच जाती है. जब हम उसका बैटरी का डिस्चार्ज लेते हैं, ओवरऑल डिस्चार्ज लेते हैं, उसमें 85 वॉट्स बच जाता है. तो आपकी, जब हम इसको इलेक्ट्रिक पावर को जब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक पावर की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास 80 वॉट्स मिलते हैं. सो वेयर इज़ 38 वॉट्स एंड वेयर इज़ 80 वॉट्स. सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर प्रेफरेबल मोर देन हाइड्रोजन. और दूसरा इसका कारण ये है, जब भी हम हाइड्रोजन व्हीकल की बात करते हैं तब हाइड्रोजन जो फ्यूल है, एक तो आपको हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत गिने चुने आपको फ्यूल सेंटर्स मिलेंगे हाइड्रोजन के. और हाइड्रोजन मेरे ख्याल से इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली देन अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स. बट इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज बढ़ जाती है. बट जब आप इस टेक्नोलॉजी के कार लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा मिराई का यूएस में एक शोरूम प्राइस 50 लाख के अराउंड है. बट वेन एवर यू इम्पोर्ट इनटू इंडिया, तो ये आपको 1 करोड़ के आसपास की मिलेगी. तो ये इस कार में आपको इतनी रेंज ऑफर तो होगी रेंज, बट आपको इसमें इतनी पावर रेंज नहीं होगी जितनी आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर अदर फ्यूल ऑप्शंस में अवेलेबिलिटी होती है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली ऑप्शन फ्यूल. सो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन इज़ ऑल्सो नॉट इन टू द करंट मार्केट राइट नाउ. बट अगर हम लोग फ्यूल सेल पे और टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे फ्यूल सेल की, क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी डिराइव्ड है. ये ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पावर्ड कार इसी साल या फिर पिछले साल ही लॉन्च हुई हैं. ये काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी और टोयोटा इसी फ्यूल सेल पे काम करना चाहता है, बिकॉज दे थिंक दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट द फ्यूचर एंड इट विल नॉट लीड एनीवेयर टू अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट. सो दैट इज़ वाई दे आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजन टू एम्पावर एंड टू हार्नेस द पावर ऑफ हाइड्रोजन. सो अगर हम लोग फ्यूल टेक पे काम करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजीज़ को और
बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन कैन बी अ वेरी नाइस फ्यूल ऑप्शन अवेलेबल. So remember my video. Remember the choice between ICE, EVs or alternative fuel vehicles is ultimately depends on your personal preferences. आपकी preferences क्या है? What is your budget? What is your daily driving habits? So ये मेरा एक ओपिनियन है जिसमें मैं ये आशा करूँगा कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, एक क्लियर व्यू मिल सके कि इन ऑप्शन कैटेगरीज में क्या ऑप्शंस हैं. आगे मैं आपको वीडियोस में बनाऊंगा कि इन पर्टिकुलर पेट्रोल या फिर डीजल या फिर जो भी अदर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शंस हैं, मैं इनमें आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा इस बजट में आपके लिए कौन सी कार प्रेफरेबल रहेगी अगर आपकी इतनी रनिंग है और आपकी किस तरह की टेरेन में आप ड्राइव करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट ऑल इट एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी and stay tuned for more content on Tech Time Voyager and don't forget to like, share and subscribe. Share your thoughts in the comments below. Until next time, happy driving.